जय हिंद। अब हम लोग क्लास 9 के साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों का जो मात्रक होता है जूल होता है। वहीं यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि हम किसे कहते हैं? जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण रहेगा उसे हम अदिश कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है त्वरण, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए यह सदिश राशि है। जबकि जो समय है, आयतन है, इसमें केवल परिमाण है। समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को कहते हैं, समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसमें देखना है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जैसे 1 न्यूटन क्या है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, और बल का जो फॉर्मूला है न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, F बराबर ma। और m क्या है? जो मास का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, तो कभी भी घर्षण बल जो होता है वह गति के विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे कोई वस्तु अगर इधर जा रहा है तो उसका जो घर्षण बल होगा वो इसके विपरीत दिशा में काम करेगा। घर्षण बल क्या है? तो इसके पहले जैसे हम बताते हैं कि बल क्या है, तो बल जो होता है, बल वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु को खींचा या ढकेला जाता है। और ये बल जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है पेशीय बल, एक होता है घर्षण बल। असंपर्क बल भी जो होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा होता है चुंबकीय बल। तो अब हम समझ सकते हैं कि जैसे कि बल क्या है, तो बल वह भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु को खींचा या ढकेला जाता है। अब बल का मात्रक न्यूटन होता है। जैसे कोई भी वस्तु पर हम संपर्क के द्वारा अगर कोई वस्तु में बल लगा रहे हैं, जैसे हम बुक उठा रहे हैं तो ये संपर्क हो रहा है। जैसे हम तो ये बिना संपर्क का जहाँ पर बल लगेगा उसको असंपर्क, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्ट्रैक्ट, तो जैसे पेशी, हमने मांसपेशियों के द्वारा कोई वस्तु उठाते हैं, घोड़ा गाड़ी खींचता है, बैल जो है हल को चलाता है, ये सब पेशीय घर्षण क्या है? घर्षण बल 2 सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण क्या है? जो गति के विपरीत दिशा में काम करता है। असंपर्क बल क्या है? असंपर्क बल जैसे 2 प्रकार का, इसमें किसी भी बिना संपर्क का बल लगता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, जैसे कोई वस्तु आसमान से नीचे गिरती है, जैसे छत पे से कोई व्यक्ति कूद गया या नीचे कोई वस्तु गिर रहा है,
तो ये धरती पे आकर गिरता है, तो ये यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है? यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के चलते नीचे खींच लेती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण, जबकि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच में कोई संपर्क नहीं था। वहीं चुंबकीय बल, जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है और यहाँ पर कोई आयरन है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है, वहाँ पर भी बल लगता है, तो ये असंपर्क बल का उदाहरण है। यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो घर्षण बल हमेशा जो होता है वो गति के विपरीत दिशा में काम करता है, गति के विपरीत दिशा में। न्यूटन का जो है एसआई मात्रक है, मैंने यहाँ पर पूछा जा रहा है कि न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो न्यूटन जो है वह बल का एसआई मात्रक है। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो उसका संवेग होगा। संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और संवेग का जो संकेत है वो है p, और p बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का संकेत m मास, और वेग जो है वेलोसिटी, तो m इंटू v होगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। तो जो संवेग होता है वह वेग का समानुपाती होता है। संवेग जो होता है वेग का समानुपाती होता है। तो समानुपाती में क्या होता है कि जब वो कम करेंगे तो ये भी कम होगा, जब बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ाएंगे। वही व्युत्क्रमानुपाती में कम करने पर बढ़ता है और बढ़ाने पर घटता है, लेकिन यहाँ पर सीधा प्रोपोर्शनल होता है, संवेग समानुपाती होता है वेग के। इसलिए गतिशील पिंड का यदि हम वेग आधा कर देंगे तो उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं p समानुपाती है v के, तो अब नया जो p होगा संवेग होगा, वेग घट गया, तो वेग घट गया तो v/2 हो गया, यानी कि वो आधा हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आधा होगा। 10वां प्रश्न है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हुई सभी पिंडों। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर हवा का कोई दबाव ना हो, हवा का कोई, वहाँ पर वायु कोई काम नहीं कर रहा हो और वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। तो जब भी निर्वात में कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो सभी पिंडों का जो त्वरण होता है वो समान होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक भारी वस्तु और एक हल्का वस्तु दोनों को निर्वात में छोड़ा जाएगा तो दोनों साथ ही गिरेंगे। इसका एक उदाहरण और भी दिया जा सकता है, जैसे ये कोई छत है और इस छत पर से ना एक किलो का वस्तु और एक मोर का पंख, ये दोनों गिराया जा रहा है, तो कौन पहले गिरेगा? तो लोग सोचेंगे कि जो वस्तु भारी है वो नीचे जल्दी गिर जाएगा, लेकिन जहाँ पर निर्वात होता है वहाँ पर भारी हल्का से कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ पर दोनों वस्तुएं एक साथ गिरेगी। तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का जो त्वरण होता है वह एक समान होता है। गुरुत्वीय, इसका ये कारण ये है कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि सभी वस्तुओं के लिए समान लगता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन है? तो वस्तु का द्रव्यमान का मतलब ये हो गया जैसे कि उसमें कितने मास है, उसके अंदर द्रव्यमान कितने भरे हुए हैं। तो दंड तुला, द्रव्यमान मतलब वजन, उसका वजन नापने के लिए दंड तुला का प्रयोग किया जाता है। ये जो मापक बेलन है यह तरल पदार्थ का आयतन, वजन अगर उसका नापना होगा वजन, तो उसका कमानीदार तुला से वजन मापा जाता है। वजन वो वस्तु भारी कितना है, लेकिन उसके अंदर का द्रव्यमान मापने के लिए दंड तुला का प्रयोग किया जाता है। और तरल पदार्थ का आयतन ज्ञात करने के लिए मापक बेलन का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, इसका एक मात्रक ग्राम भी है लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। द्रव्यमान का दोनों मात्रक है, किलोग्राम भी है ग्राम भी है, लेकिन एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, तो कोई भी वस्तु का जड़त्व का माप हम कैसे करेंगे? तो उसके द्रव्यमान के द्वारा करते हैं। कोई वस्तु का जड़त्व का माप कैसे करते हैं? तो द्रव्यमान के द्वारा करते हैं। जो वस्तु, जिस वस्तु में जितना ज़्यादा जड़त्व होगा वो वस्तु, मतलब जितना द्रव्यमान होगा वो वस्तु का जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक, भार एक प्रकार का बल का ही दूसरा रूप है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। तो हम कह सकते हैं कि भार का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है।
जैसे आपको उस प्रश्न का और भी विस्तार से हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हुई सभी पिंडों का जो दिया गया था त्वरण क्यों समान होता है, तो जब वस्तुएं निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती है, जैसे कोई भी वस्तु है और निर्वात में वो स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है, तो वहाँ पर कार्य जो होता है एकमात्र बल गुरुत्वाकर्षण होता है। गति के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण सही वस्तुओं के लिए स्थिर होता है, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो। इसलिए सभी वस्तुओं का त्वरण समान होगा, और जो कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के लगभग होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के प्रयुक्त तुला है। तो बार बैलेंस एक ऐसा जो दंड तुला है जो कि अज्ञात द्रव्यमान की तुलना ज्ञात मानक द्रव्यमान से करके वस्तु का द्रव्यमान निर्धारित करता है। और स्प्रिंग बैलेंस जो है कमानीदार तुला, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले बल को मापता है, न कि द्रव्यमान को। ये द्रव्यमान को नहीं मापता है। कमानीदार तुला जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, यह गुरुत्वाकर्षण के चलते जो बल लगता है उसको मापता है, ये द्रव्यमान को नहीं मापता है। द्रव्यमान को मापने के लिए दंड तुला का काम है। और तरल पदार्थ का जो हम मापन करते हैं वह सिलिंड्रिकल मेजरिंग से करते हैं, यानी मापक बेलन से करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भार का सही मात्रक हमने देख लिया कि न्यूटन है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये जो है न्यूटन का कौन सा नियम है? अब गेस करिए, बताइए कौन सा नियम है। तो न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था। तो ये जो प्रत्येक क्रिया के बराबर, जैसे कोई ये दीवार है और दीवार पे हम जैसे कि गेंद को फेंकते हैं, तो गेंद के मारे जितना फोर्स ले बॉल गेंद गया वहाँ पे, उतना ही फोर्स दीवार भी बॉल को मारेगा। इसीलिए जो बॉल होगा ये इधर उतना जितना आएगा। हम लोग जितना कस के दीवार पे मारेंगे, दीवार भी हम लोग को उतना ही चोट पहुँचाएगा जितना हम लोग उसको मारे हैं। तो ये प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तृतीय नियम है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का ये तृतीय गति का नियम है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम में ये कहा जाता है कि जब कोई वस्तु गति में रहती है तो वह गति में ही रहना चाहती है, और वही वस्तु जब विराम में रहती है तो वह विराम में ही रहना चाहती है। तो इसी तरह से कोई वस्तु अगर जा रही है गति में, अगर कोई अचानक से उसको रोकने का प्रयास करेगा, फिर भी वो वस्तु उस जो गति का विरोध हुआ, तो इसके चलते वो थोड़ा सा अपना गति बरकरार रखना चाहती है। तो गति के पहले नियम से हमको ये हो रहा है कि जैसे कोई भी वस्तु है जो इस धरती पे वो वर्तमान परिस्थितियों में ही रहना चाहता है। अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगा, अगर स्लो में है तो स्लो में, अगर रुका हुआ है तो मतलब कि वो चाहेगा कि हम स्थिर ही रहें। और दूसरा, गति के दूसरे नियम से हमको बल का परिभाषा, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। F बराबर जो ma होता है, ये न्यूटन के दूसरे गति के नियम से हमको प्राप्त होता है। जो बल होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो दाब क्या है? तो दाब का मतलब कि ये परिभाषा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अगर एक ही जगह अगर बल लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। यानी कि बल क्या है? बल भी एक दाब है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। इसको शॉर्टकट में पीए बोला जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 है कि दाब, बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है। तो अभी जो बताया कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो इसका एक हम ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग कहीं भूलेंगे नहीं। पहले इसका आंसर जानिए। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण इसलिए यहाँ पर शून्य हो रहा है क्योंकि यहाँ पर चारों दिशाओं से गुरुत्वाकर्षण आ रहा है जो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। जैसे कोई ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है, तो यहाँ पर सभी दिशाओं से इसको गुरुत्वाकर्षण हो रहा है, और सभी दिशाओं पर लगने के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है यहाँ पर ये 0 हो जाता है। इसका एक ट्रिक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। धुआं बिना केसु,
इसका मतलब क्या है, ये ध्रुव मतलब ध्रुव, बी माने विषुवत, के माने केंद्र। तो ध्रुव, ये इसको आ मानिए, इसको आ मानिए धुआं। तो आ का मतलब हो गया अधिकतम, यानी कि देखिए पृथ्वी ये है, पृथ्वी का ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर दिन और रात जो होता है 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ये जैसे इसका केंद्र है, ये 0 डिग्री लाइन है, मान लीजिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री नीचे जो है मकर रेखा है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, धुआं बिना केसु। यहाँ पर ये ध्रुव है, दोनों ध्रुवों पर क्या होगा, अधिकतम, धुआं अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। बिना विषुवत, जो विषुवत होता है, जो विषुवत रेखा है वहाँ पर ये ना माने न्यूनतम होता है, कम होता है। और केंद्र पर, जो केंद्र का बात किया जा रहा है, तो केंद्र पर ये सु माने शून्य। तो धुआं बिना केसु, यानी ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवत पर न्यूनतम और केंद्र पर शून्य होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना होता है? तो कोई भी जैसे वस्तु है, अगर वो पृथ्वी के जो अक्ष, पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी का जो सतह है, अगर उससे ऊपर जाएंगे तो यानी कि इससे दूर जा रहे हैं तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो यहाँ पर जो भार होगा वह पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना, याद रखेंगे। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का कितना होता है, 1/6। या इसका भार का वेट का सूत्र होता है mg, माने मास गुणे ग्रेविटी, और ग्रेविटी का वहाँ पर कम होता है। तो ग्रेविटी कम होने के चलते वहाँ पर जो है पृथ्वी के, अगर कोई वस्तु यहाँ पर 60 किलो का है तो वहाँ पर कितने किलो का हो जाएगा, अनुमान लगाइए। 60 किलो का पृथ्वी पर वस्तु है तो वहाँ पर भार क्या, इसको 1/6 से कर दीजिए तो 10, यानी कि वो वस्तु 10 किलो की, अगर हमारा वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर हम 10 किलो के हमारा भार हो जाएगा। द्रव्यमान हमारा उतना ही रहेगा, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान प्रत्येक जगह यूनिवर्सल वो बराबर रहेगा, लेकिन हमारा भार जो है ना वो कम बेसी होते रहता है, ये आभासी होता है, काल्पनिक होता है। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश के एक ट्रिक होता है, उस आर्द्रता को चाबी दो। इसमें जितने भी नाम आ रहे हैं, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये सब जो है क्या है, ये अदिश राशि है। ऊष्मा, ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, चाल, विद्युत जो है विद्युत धारा, और ये 2 माने दाब, ये सब क्या है, ये सब अदिश राशि है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन अदिश राशि है, तो इसमें अदिश राशि कौन होगा बताइए, इसके अनुमान से आप गेस करिए कि इसमें कौन होगा। हमने कहा है चाल, तो चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन, वेग और त्वरण इस सब के पास परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, चाल के पास केवल परिमाण होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? इसको हम लोग चलिए समझते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 इंटू m2 बटा में r²। अब एक m1 m2 क्या है, ये दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु हैं, और G जो है ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान जो है अस्थायी होता है, वो कहीं बदलता नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हर जगह बराबर होगा। और ये r क्या है, ये दोनों वस्तुओं के बीच का दूरी है। तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, अब हम इसको द्रव्यमान को दुगना कर देंगे, यानी कि अब दूसरा हमको बल यहाँ पर प्राप्त करना है द्रव्यमान दुगना करके। तो द्रव्यमान दुगना करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो m1 है वो दुगना यानी 2m1 हो गया, ये 2m2 हो गया, और बाटा में r²। तो ये जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 दूर 4 G m1 इंटू m2 बाटा में r²। अब ये जो मान आया था इसके बराबर है,
यानी कि अब यहाँ पर हम इसका मान रख सकते हैं तो 4 गुणे एफ, यानी कि ये जो हमारा एफ डैश 4 गुना हो गया। तो इसको समझिए, इसका मतलब ये क्या हो गया कि जब दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो ये वस्तुएं जो है ये 4 गुना, मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। अगला वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो बात किया जा रहा था, वही जो एफ बराबर होता है, ये फार्मूला को आप लोग बिल्कुल ही याद कर लीजिए, इसका बहुत सारा काम पड़ेगा। एफ बराबर ये g(m1 × m2 बटा में r²। तो ये जो g का जो मान है वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसका मान क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन में माइनस के जगह प्लस भी दे देगा, 6.67 के जगह पे 6.67 ना दे करके 7.6 दे देगा। तो ये ध्यान रखना, ये सब चीज़ में थोड़ा सा याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, समझना पड़ता है, दोनों चीज़ें होती है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइए या नीचे जाइए, ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का सतह है, तो सतह से आप ऊपर जाइए या सतह से आप नीचे जाइए तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान घटता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से लगता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण का मान घटता जाएगा, इसीलिए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो घट जाता है, इसका मान घटता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर कोई वस्तुएं जो होती है पृथ्वी के वस्तु के तुलना में वहाँ पर हल्की महसूस होती है। वहाँ पर अगर यहाँ पर आप 1 फीट जंप करते हैं तो वहाँ पर 6 फीट जंप करिएगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। कोई देखिए, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ एक होता है ठोस अवस्था, दूसरा हो गया द्रव अवस्था और तीसरा हो गया गैसीय अवस्था। 3 अवस्था होता है। तो जो कोई ठोस जो है अगर सीधे वाष्प, या वाष्प का मतलब यहाँ पर समझना है गैस, अगर सीधे गैस बन जाए तो ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीधे वाष्प में बदल गया है तो ये उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो गैस जैसे ये हमने अभी बताया, ये कोई वस्तु है, जैसे ये ठोस है, ये वस्तु ठोस है और ये वस्तुएं द्रव है और ये वस्तुएं जो है गैस है। ये गैस के रूप में समझिए, ये उड़ रही है। तो गैस का द्रव में यहाँ पर ये जो गैस है वो द्रव बन गया, तो गैस के द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कंडेंसेशन। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। और आगे चलते हैं हम लोग, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब वहाँ पर कोई वस्तु जैसे ठोस है और ये वस्तु क्या हो गया, ये इस पर हमने टेम्परेचर दिया, इसको हमने आगे टेम्परेचर पाया तो ये वस्तुएं जो है ना ये द्रव में परिवर्तित हो गई। अब ये वस्तु द्रव बन गई, तो द्रव बन गई तो ये क्या कहलाएगा, तो वह ताप क्या कहलाता है, वह ताप गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक। तो वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा विसरण। विसरण माने डिफ्यूजन इसका हो गया। जैसे कोई अगर सेंट एक व्यक्ति लगा लिया और वो कहीं बैठा हुआ है, रूम में है, गाड़ी में, ट्रेन में बैठा है, तो मान लीजिए कि ये भाई साहब जो हैं ये सेंट मार के आ गए हैं पूरा, और सब इधर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब इनका जो सेंट इधर मारे हैं सबको दूसरे को अथी करने के लिए कि हमारा पूरा जो है फैलेगा गंध। अब ये जो इनका जो गंध है चारों ओर फैलेगा आसपास में, सबके पास वो सुगंध जाएगी। तो इसको अगर इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है तो इसका मतलब है कि वो विसरण हो रहा है। निम्नलिखित में कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, तो वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होगा, ठंडन। इसका कारण बताते हैं।
जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है और वो वस्तु में से वाष्पीकरण होने लगा, ऐसे उड़ने लगा, उसका वाष्पीकरण मतलब वो गैस के रूप में चेंज होने लगा। तो अब क्या होगा कि ये जो जब ये वाष्पीकरण होगा तो ये क्या करेगा कि जो यहाँ का जो चारों ओर का जो ऊर्जा होता है वायु के अंदर, जो ऊष्मा होता है, इसको वो सोख लेता है। इसको सोखने के वजह से वो वाष्प बन रहा है, इसका ऊर्जा आ रहा है तो ये वाष्प, तो इसमें जो जब यहाँ का ऊष्मा उस सोख लिया तो जो हवा में जो पहले से नमी था, जल वाष्प था, वो सब खत्म हो गया। तो हवा के नमी के अब वहाँ पर केवल बच गया, इसीलिए वहाँ पर ठंडक उत्पन्न होती है। इसको डिटेल्स में हम और समझा देंगे। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान होता है। तो केल्विन का फॉर्मूला होता है केल्विन बराबर C + 273.15। तो 100 डिग्री है तो 100 में डायरेक्ट 273 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 373.15। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो है एक अति उष्मित आयनित गैस है। ये आयन गैस है जो कि आयन के रूप में है और यह होता है हाई टेम्परेचर के चलते, उच्च तापमान के वजह से होता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, तो हवादार जहाँ पर है तो द्रव के वाष्पन का वेग क्या होगा? बढ़ जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा हवा आ रहा हो तो वहाँ पर द्रव जो होता है उसके वाष्प होने का जो वेग है वो बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? मिश्रण इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो बारूद जो है ये मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण में जो वस्तुएं बहुत सारी मिली होती है वो एक निश्चित अनुपात में नहीं मिली होती, नियत अनुपात में नहीं मिली होती है। उसका कोई फिक्स नहीं होता है कि हम ये वस्तु इतना ही डालेंगे, तो इसको मिश्रण कहते हैं। जबकि ये जो नाइट्रोजन है ये तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है? CO2, इसमें दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का बना है, ये यौगिक हो गया। चूना पत्थर, इसमें तो कौन मिश्रण है? तो बारूद जो है वो मिश्रण है। इसमें बारूद में होता क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर होता है बारूद में। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? तो टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन इसमें दूध भी करता है, स्टार्च का विलयन भी करता है, लेकिन स्पष्ट रूप से बड़ी मात्रा में जो है टिंडल प्रभाव दूध करता है, इसलिए इसका आंसर होगा दूध। टिंडल प्रभाव क्या है? तो कोलाइडल विलयन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। कोलाइडल विलयन के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, उसमें इसके जो विलयन के कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और बीच में गैप होता है। तो जब वहाँ पर ये दूध क्या है? कोलाइडल विलयन है। तो इसमें जब प्रकाश इसमें जाता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो तत्व जो होता है एक शुद्ध होता है, उसमें मिलावट मतलब कुछ भी मिश्रण नहीं होता है, उसके साथ कोई यौगिक नहीं होता है। तो आयोडीन जो है एक तत्व है, जबकि स्टेनलेस स्टील, पीतल दोनों ये यौगिक है। और बालू जो है मिश्रण होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है। बालू को सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? परिवर्तन ऐसे दो प्रकार के, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में वस्तुओं का केवल रूप चेंज होता है, उसमें नया वस्तु नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसमें वस्तु के रूप के साथ साथ ऐसा परिवर्तन है जो कि अब अपने पूर्व रूप में नहीं आ सकता है। भौतिक परिवर्तन वाले जैसे पानी, बर्फ बना तो बर्फ फिर पानी बन जाएगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जब एक बार परिवर्तन हो जाएगा तो वह पूर्व रूप में, जैसे दूध अगर दही बन गया तो दही को अब दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जल वाष्प का संघनन, कोयले का जलना,
ये तीनों जो दिया गया है, जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जल वाष्प का संघनन, ये तीनों क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि कोयले के जलने के बाद एक नया पदार्थ राख बन जाता है और राख फिर कोयला नहीं बनेगा और वहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है। तो कोयले का जलना जो हो गया ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। रेत के सूक्ष्म कणों के जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये है निलंबन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कोई पात्र में बहुत सारा इसमें पानी भरा हुआ है, स्वच्छ जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये पानी है, इसमें ऊपर से हमने इसमें रेत मिला दिया, रेत मिला तो रेत जो होगा जा करके पेंदी में उसका बैठ जाएगा और स्पष्ट कण उसके दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम निलंबन कहते हैं। इसको विलयन नहीं कहेंगे, कोलाइड नहीं कहेंगे, संतृप्त विलयन भी नहीं कहेंगे, इसको निलंबन कहेंगे। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक पूछा जा रहा है। अभी तो देखेंगे तो पीतल, तो पीतल जो है क्या है? पीतल, इसका ट्रिक है पिताजी। पिताजी का मतलब क्या हो गया? पीतल में तांबा और जिंक से बना हुआ है, तांबा और जस्ता से, और स्टेनलेस स्टील और आयोडीन, और आयोडीन एक तत्व है, और संगमरमर। संगमरमर क्या है? संगमरमर जो है एक यौगिक है, याद रखेंगे। संगमरमर क्या है? इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3, फार्मूला इसका CaCO3। तो ये यौगिक है। संगमरमर क्या है? यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। तो अधिकृत स्थान ये मतलब कोई पदार्थ अगर त्रिआयामी स्थान घेर रहा है, जैसे कि त्रिआयामी के मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, एक्स वाई जेड। कोई वस्तु अपना माने त्रिआयाम स्थान घेर रहा है तो उस अधिकृत स्थान को क्या कहते हैं? तो उस अधिकृत स्थान को आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। वस्तु कितना स्थान घेर रही है। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो ऊर्ध्वपातित का मतलब होता है कि सीधे ठोस से द्रव बन करके सीधे गैस बन जाए, ऐसे वस्तुओं को ऊर्ध्वपातित कहते हैं। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सीधे ऊर्ध्वपातित हो जाता है। इसका अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है NH4Cl। NH4Cl। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 और सोडियम क्लोराइड का NaCl। और कोयला का कोई ऐसे तो फिक्स रासायनिक सूत्र नहीं होता है इसके, क्योंकि अलग अलग कोयला का अलग अलग सूत्र होता है। कोयला कई प्रकार का होता है, जैसे बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, पीट है, लिग्नाइट है, बहुत सारा कोयला है। इसको ये जान सकते हैं कि कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब होता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में कार्बन होता है, इसलिए इसको कार्बन कह सकते हैं। कोयले का रासायनिक सूत्र कार्बन है क्योंकि कार्बन ज़्यादा होता है इसमें। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो ये जो होता है आयतन, ये आयतन का फॉर्मूला होता है मास बटा में वेलोसिटी। आयतन का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान, तो ये इकाई आयतन का द्रव्यमान है, ये इकाई आयतन का द्रव्यमान। तो इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम पदार्थ का क्या कहते हैं? तो पदार्थ का घनत्व कहते हैं। पदार्थ का घनत्व बोलते हैं उसको। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? शुष्क बर्फ ठोस CO2 को कहते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। निम्नलिखित में से पायस क्या है? तो पायस जो है वह दो अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है। दो अमिश्रणशील यानी कि ऐसा द्रव जो दोनों एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो पाता है। एक केवल क्या है, उसके कण जो है चारों ओर उसके फैले रहते हैं, वो पूरी तरह से मिलता नहीं है, तो उसको पायस कहा जाता है। पायस। साधारण नमक जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि है। तो नमक प्राप्त करने की विधि वाष्पन है। वाष्पन में क्या है? साधारण नमक का जो जलीय विलयन है, वाष्प के द्वारा जल का वाष्पीकरण हो जाता है और उसमें ठोस जो बचता है वो नमक बच जाता है। नमक और नौसादर के मिश्रण से नौसादर को अलग करता है। तो किस विधि से नौसादर को अलग किया जाएगा? ऊर्ध्वपातन विधि से नौसादर को अलग कर लिया जाएगा।
निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? तो दो तत्वों का मिश्रण है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है। तो दो तत्वों का यहाँ पर यह मिश्रण हो रहा है। कौन चीनी का रासायनिक सूत्र है? चीनी को सुक्रोज या टेबल शुगर भी बोला जाता है और चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। इसका मतलब है कि चीनी के एक अणु में कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु होते हैं। कोई भी पदार्थ जो होता है उस बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इस सबसे इसके छोटे से जो कण हुआ उसको हम अणु कहते हैं। अणु को जब तोड़ा गया तो वो परमाणु हो गया और परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन बहुत सारी चीजें होती है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है वह नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। कॉपर सल्फेट का सामान्य जो नाम है वह ब्लू विट्रियोल भी है। इसका जो रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? सोडा वाटर जो होता है, जो हम लोग पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला ये सब जो पीते हैं, ये सोडा वाटर के उदाहरण है। और ये द्रव और गैस ये दोनों का मिश्रण होता है। CO2 + H2O। CO2 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया और H2O जल हो गया। जंतु कोशिका की बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? तो जंतु कोशिका के बाहरी स्तर को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। और जो प्लाज्मा झिल्ली कोई भी, जैसे कोई पौधा है, प्लांट है, उसके बाहरी स्तर को कोशिका भित्ति कहते हैं और जंतु कोशिका के बाहरी स्तर को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जीन बने होते हैं, तो जो जीन होते हैं वो डीएनए खंड से बने होते हैं और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीनाइक्लिक एसिड। जीन डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के विशिष्ट खंड होते हैं। डीएनए आनुवांशिक सामग्री है जो गुणसूत्रों पर स्थित होती है। प्रत्येक जीन में प्रोटीन या कार्यात्मक आरएनए अणु बनाने के लिए आवश्यक जानकारी होती है जो जीव के लक्षणों को निर्धारित करती है। यानी कि जैसा डीएनए होगा, जैसा जीन होगा, हमारा गुण उस आधार पे बदलेगा। कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति क्या है? यह पारगम्य है। पारगम्य मतलब कि ट्रांसपेरेंट, परमिएबल और अर्ध पारगम्य, यानी कोशिका भित्ति पारगम्य है। कोशिका भित्ति एक पारगम्य संरचना है जिसका अर्थ है कि अधिकांश पदार्थों को बिना किसी प्रतिबंध के इसके माध्यम से गुजरने देती है। यह कोशिका झिल्ली के विपरीत है। कोशिका जो झिल्ली होती है वो चयनात्मक पारगम होती है, सबको नहीं अपने अंदर गुजरने देती है, चयन करती है कि किसको हम गुजरने दें, किसको नहीं। प्याज के झिल्ली में, कोई भी प्याज होता है उसके झिल्ली जो ऊपरा, जैसे ये प्याज जो है इसके कई परतों से प्याज बना रहता है, तो इसको अगर ऊपर का जो छिलका उठा देंगे तो उसके नीचे जो प्याज बचता है उसके हर एक पार्ट में ना पतला पतला झिल्ली जैसा हम प्लास्टिक जैसा दिखाई देता है। ये तो प्याज के झिल्ली के दिखने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ये आयताकार होती है, आयताकार, यानी कि ईंट के जैसे एक दूसरे में कस करके ये एक दूसरे से बंधे होते हैं, ईंट के आकार का। तिलचट्टे के शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है। तिलचट्टा का जो शरीर होता है उसका बाह्य कंकाल किससे बना होता है? तो ये क्यूटिकल से बना होता है, क्यूटिकल से। कठोर काइटिन युक्त आवरण होता है जो तिलचट्टे के बाह्य कंकाल को बनाता है। स्टार्च एक प्रकार का है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है बताइए? ऑप्शन आपके सामने है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड का एक रूप है और यह कार्बोहाइड्रेट है। स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा मीठे पानी के आवासों में ये पाए जाते हैं। ये तंतुमय होते हैं और सर्पिल आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो स्पाइरोगाइरा जो है वो क्या है? इसमें नीलहरित है, भूरा है, लाल है, हरित है, बताइए। तो स्पाइरोगाइरा जो है वो है हरित शैवाल। स्पाइरोगाइरा क्या है? हरित शैवाल है। निम्नलिखित में किसमें जड़ और तना नहीं होता है?
तो जो जड़ और तना की बात है कि कैसे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें जड़ तना नहीं होता है। तो मांस, और मांस क्या है, ये काई हम लोग देखते हैं ना, काई लगा रहता है कहीं कहीं, इसमें जड़ और तना नहीं होता है। यह जो मांस होता है ये ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। विभाजयिकी ऊतक बना होता है, मतलब जिसमें विभाजन होता है। तो विभाजयिकी ऊतक कहाँ बना होता है, ये बना होता है जीवित कोशिकाओं से। विभाजयिकी ऊतक बना होता है जीवित कोशिकाओं से। विभाजयिकी ऊतक हो सकते हैं, तो विभाजयिकी ऊतक शीर्षस्थ पे भी हो सकते हैं, जड़ और तने के शीर्ष पे हो सकते हैं, पार्श्वस्थ भी हो सकते हैं, पौधे की मोटाई के लिए जिम्मेवार है, पौधे की मोटाई बढ़ाते हैं, अंतर्वेशी गांठ पर भी हो सकते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एरेनकाइमा क्या है, एरेनकाइमा यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन विभाजयिकी ऊतक, तो मेरिस्मेटिक ऊतक जो होते हैं वो पौधे के शरीर के उनके स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। शीर्ष मेरिस्टेम जो है जड़ और तनों के सिरों पर पाए जाते हैं। पार्श्व मेरिस्टेम पौधे की मोटाई बढ़ाने में शामिल होते हैं, और अंतर केंद्रीय मेरिस्टेम विभाजयिकी गांठों पर स्थित होते हैं और घास के पुनर्जनन में ये सहायता करते हैं। एरेनकाइमा पाया जाता है, एरेनकाइमा जो है जलीय पौधों में पाया जाता है। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, जलीय पौधों में। एरेनकाइमा एक प्रकार का पेरेनकाइमा ऊतक है, इसमें बड़े वायु रिक्त स्थान होते हैं। जैसे जलीय जो पौधे होते हैं, ये जलीय जो पौधे, इसमें जो पौधे रहते हैं जल के वाले, इसमें ये जो इनका जो तना होता है इसमें बड़े बड़े मतलब रिक्त स्थान होते हैं और उसमें वायु भरे होते हैं। जलीय पौधे के ये उत्प्लावन बल के लिए काम करते हैं, जो ये पानी पर तैरते रहते हैं, जिसे वो तैर सकते हैं। जलमग्न भागों में गैस विनिमय को सुगम बनाते हैं। तो एरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, तो जलीय पौधों में पाया जाता है। कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, तो कांड्रीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, कांड्रीन प्रोटीन बताइए कहाँ पाया जाता है। कांड्रीन प्रोटीन, कांड्रीन प्रोटीन उपास्थि में पाया जाता है। कांड्रीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, उपास्थि में। द्विबीजपत्री पौधों का सामान्य उदाहरण है। यहाँ पर समझिए कि द्विबीजपत्री कैसा होता है, जिस पौधे का बीज दो भागों में विभक्त होता है उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे कोई पौधा है उसका ये बीज है तो इसका दो भाग में हो गया। जैसे चना को आप देखिएगा, जो चना होता है उसका अंदर दो पार्ट में निकल जाता है दाल, और ये बहुत सारे। वही मक्का का आप देखिएगा बीज, तो उसको दो दो भाग नहीं होता है, सब एक एक पीस होता है, उसमें दो भाग। तो जो बीज दो भाग में रहेगा उसको द्विबीजपत्री, जो एक भाग में तो एक बीजपत्री। तो ईख तो ऐसे ही कट गया। गेहूं में भी देखेंगे, भले ही गेहूं जो होता है इस तरह से बीच में फटा हुआ रहता है, लेकिन उसका दो भाग नहीं होता है, वो चिन्ह होता है। वही आम का जो गुठली होता है, आम के अंदर जैसे कोई आम है उसके अंदर अगर ये गुठली अगर निकाल के बाहर करेंगे तो उसका जो उजला भाग होता है वो दो भागों में रहता है। हम लोग उसको करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आम। तो द्विबीजपत्री पौधे का सामान्य उदाहरण है आम। साइकस और पाइनस मुख्य उदाहरण है। तो साइकस और पाइनस जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म के मुख्य उदाहरण है। याद करने के लिए हम याद करवा देंगे कैसे। जैसे साइकस लिखा है और पाइकस लिखा है, तो साइकिल से चलिए और पैदल चलिए जीने के लिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। आजकल केवल आदमी बाइक से कार से घूम रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे हैं, साइकिल नहीं चला रहे हैं। साइकिल से चलिए, पैदल चलिए जीने के लिए। तो साइकस और पाइनस का मुख्य उदाहरण है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं ये बीज पैदा करने वाले पौधों का एक समूह होता है, और इसके बीज जो होते हैं नग्न होते हैं, वे ऐसे ही झूलते रहते हैं। और नग्न बीज किसको बोला जाता है, जो अंडाशय या फल के भीतर बंद नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, तो जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता है, तो जीवाणु में जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें न केंद्रक पाया जाता है, न केंद्रिक पाया जाता है, न केंद्रिक झिल्ली पाया जाता है। जीवाणुओं में मतलब नहीं पाया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, मैंने इसमें ऐसा कोई नहीं पाया जाता है। समुद्री घोड़े किस वर्ग का सदस्य है, इसका नाम है समुद्री घोड़ा। ये वास्तव में समुद्री घोड़ा नहीं है, यह पीसीज है।
ये एक मीन है, ये मछली का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा जो है पीसीज के अंतर्गत आता है। सल्कों से ढकी त्वचा और तथा पंख तथा फिन्स की उपस्थिति किसके गुण है? अगर ये जो बात कह रहा है, जैसे ये देखिए, ये कोई हमने एक मछली बना दिया, इसके जो त्वचा होती है इसे सल्क से ढकी होती है, इसके पंख भी होते हैं। ये किसके उदाहरण है? तो मत्स्य या पीसीज के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? मत्स्य या पीसीज के। निम्नलिखित में किसमें मेरुदंड रज्जु नहीं पाया जाता है? मेरुदंड रज्जु, तो यहां पर 66 नंबर सवाल है, किसमें मेरुदंड रज्जु नहीं पाया जाता है? तो इसको क्या अकशेरुकी कहेंगे। अकशेरुकी जो बैकबोन होता है पीठ की, जो किसी भी जीव में, जैसे ये जीव है तो इसके बीचों बीच जो हड्डी होता है, पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ये कशेरुकी होती है, जैसे मानव कशेरुकी है। तो किसमें मेरुदंड रज्जु नहीं पाया जाता है? तो हर्डमेनिया जो होता है उसमें मेरुदंड रज्जु नहीं पाया जाता है। जबकि अस्कोलियोडेन में, कोबरा में, मनुष्य में, कोबरा सांप है, सांप में भी आप देखते होंगे कि जो सांप का प्रजाति होता है उसमें भी बीच में क्या होता है, उसके शरीर में भी बीच में हड्डी पाया जाता है। इस तरह से सांप में भी हड्डी पाया जाता है, मनुष्य में भी होता है। समान उत्पत्ति और तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। इस कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, जो कि समान कार्य करता है और उसकी उत्पत्ति भी समान होती है। जो पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पीसीएस, ये जो लिखे हैं ये पौधों में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के ऊतक हैं। रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? रेनवियर की नोड पाई जाती है तंत्रिका में। रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं तो ये पाई जाती है अस्थि में। ऑस्टियो मतलब होता ही हड्डी है, तो ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती अस्थि में। ये नई हड्डी के ऊतकों के निर्माण के लिए जिम्मेवार होती हैं। अंतिम सवाल इस वीडियो का, क्लोरोफिल युक्त मृदुतक को कहा जाता है? तो क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल लिखा है तो यहाँ पर क्लोरेनकाइमा, क्लोरोफिल मृदुतक को कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। और खास करके यही जो होता है प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है। तो दोस्तों हम यहीं पर ये हम समाप्त करते हैं। आपने 70 प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, आप इसको देखिएगा। आगामी परीक्षा में भी आपको देखने के इसमें से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।